देवरानी जेठानी के नदी वाले ससुराल में आए 100 मेहमान। बर्तन भी धुल गए और कपड़े भी। अब जल्दी से सुखा देती हूँ, फिर खाने की तैयारी भी करनी है। अरे मैंने कहा था ना कि मैं आकर कपड़े धुलवा दूंगी, तो तुमने सारे कपड़े अकेले क्यों धोए? बर्तन भी तुमने धो दिए। तो क्या हुआ, तुम भी तो बाहर सामान लेने के लिए गई थी। सामान से याद आया, सुनने में आया है कि अभी 2 दिन पानी और नहीं आएगा। वो तो अच्छा हुआ कि हमारा घर बिल्कुल नदी के पास ही है, तो नदी के पानी से हमारे लगभग सारे काम हो जाते हैं। जो पहाड़ों से झरना बहता है उसका ताज़ा पानी आता है। हमारी नदी में घर के काम काज के साथ साथ इसके पानी से हम लोग आराम से खेती भी कर लेते हैं। ये तो है। अब चलकर खाने की तैयारी करते हैं। दोनों देवरानी जेठानी साक्षी और प्रीति अपने ससुराल वालों के साथ नदी किनारे बसे एक छोटे से घर में रहती थी। पूरा परिवार अक्सर अपने लगभग सारे काम इस नदी के पानी से ही करता था। बारिश का मौसम शुरू होने को आ गया है और आप सिर्फ 2 बार आम लेकर आए हैं। अरे इस बार बाजार में आम अच्छे कहाँ ही आए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ कुछ अच्छे आम वाले हैं। शाम को मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जाऊंगा तो वहां से आम ले आऊंगा। शाम होने पर मिथिलेश अपना थैला लिए रेलवे स्टेशन के पास आम लेने के लिए जाता है कि तभी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन आकर रुकती है जो खराब हो चुकी थी। उस ट्रेन में लगभग 100 लोगों से भरे बाराती थे। वो सभी स्टेशन पर खड़े होकर दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे से ऊपर हो गया हमें स्टेशन पर खड़े हुए। अरे नई दुल्हन है, बच्चे हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, दूसरी ट्रेन कब आएगी पता किया आपने? टीसी कह रहा है दूसरी ट्रेन आने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय है। परेशान होकर मनोज जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर आता है तो उसकी नजर आम ले रहे मिथिलेश पर पड़ती है। दरअसल मिथिलेश और मनोज बचपन के दोस्त होते हैं। एक दूसरे से इतने सालों के बाद मिलकर दोनों काफी खुश थे। जब से तू शहर गया गांव आना ही भूल गया। वैसे तो यहाँ पर क्या कर रहा है? यहीं पास के ही गांव में मेरे बेटे की शादी हुई थी। बहू, बेटे और बारातियों के लिए ट्रेन से वापस शहर जा रहा था, लेकिन ट्रेन बीच रास्ते में खराब हो गई और अब दूसरी ट्रेन आने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। वही सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊं। अरे तू फिक्र मत कर, जब तक ट्रेन नहीं आ जाती तो आराम से हमारे घर पर रहना। मिथिलेश, हम 10-15 लोग नहीं हैं, कम से कम सबको मिलकर 100 लोग होंगे। अरे माना मैं तेरे जितना अमीर नहीं हूँ, लेकिन घर तो मेरा बड़ा है ना। कुछ अंदर तो कुछ बाहर सो जाएंगे, तो फिक्र मत कर और सबको लेकर मेरे साथ चल। मिथिलेश के कहने पर मनोज अपने बारातियों को लेकर घर आता है, जहां सभी मिथिलेश के परिवार से मिलते हैं। अरे 15-20 लोग तक तो ठीक थे, लेकिन पिताजी तो 100 लोगों को ले आए। अब इन 100 मेहमानों को कैसे संभालेंगे? इनका खाना पीना रहना सब कुछ हमें ही करना होगा। फिक्र मत करो, हम दोनों देवरानी जेठानी सब संभाल लेंगी। सब्जियां तो खेत से आ जाती है और आटा चावल भी सरकार की तरफ से मिल जाता है, तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा हमारा। और कौन सा ये लोग हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आए हैं, 3-4 दिन की तो बात है। शाम का समय था, सभी नदी किनारे बैठकर हवा खा रहे होते हैं, तो वहीं प्रीति और साक्षी अंदर चूल्हे पर गधे मजदूर की तरह 100 लोगों के हिसाब से खाना बना रही होती है। 100 लोगों की रोटियां बेलते बेलते मुझे तो अपनी नानी याद आ गई। मेरे मुन्ने का दूध खत्म हो गया है, थोड़ा गर्म कर दीजिए उसके लिए। मैं अभी कर देती हूँ। आप लोग तो काफी कुछ बना रही हैं खाने में, लेकिन वो क्या है ना, रात के खाने में हम थोड़ा हल्का ही खाते हैं, तो आप हमारे लिए नमकीन खिचड़ी और साथ में रायता बना दीजिएगा। मुझे तो लगा कि ये हमारी मदद करने आई है, लेकिन ये तो हमारा एक और काम बढ़ाकर चली गई। देवरानी जेठानी जैसे तैसे मिलकर सारा खाना बनाती हैं और अब पूरा परिवार नदी किनारे बैठकर ही खाना खाता है। जहां कुछ उस नदी किनारे सोते हैं तो कुछ घर के अंदर। सुबह फिर से 100 लोगों के लिए नाश्ता बनाकर दोनों देवरानी जेठानी घर के कामों में लग जाती हैं। तो वहीं वो सारे 100 मेहमान नदी में उतरकर नहाने लगते हैं, जिसे देख हे भगवान, ये हमारी नदी है या इन लोगों का कोई प्राइवेट स्विमिंग पूल? कैसे सब गाय बैलों की तरह नदी में घुस गए नहाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि आज से पहले कभी नहाए नहीं। अब हम कपड़े कैसे धोएं? सारे नदी के पानी पर तो ये लोग राज कर रहे हैं। दोनों देवरानी जेठानी कपड़े और बर्तन को लेकर परेशान हो रही होती है कि तभी भाभी, इस मजेदार मौसम में अगर नदी में नहाते हुए गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े खाने को मिल जाते तो मजा ही कुछ और था। मुझे तो मिर्ची और आलू के पकौड़े काफी ज्यादा पसंद है, तो मेरे लिए तो आप वही बना दीजिएगा। साथ में हरी चटनी बनाना मत भूलना।
दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अब सभी की फरमाइश पर उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़े, चटनी और चाय बनाती हैं। बेचारी का पूरा दिन ही सबके खाने में ही निकल जाता है, तो वहीं सारे 100 मेहमान पूरा दिन बस नदी के पानी में एंजॉय करते हैं। कितने सारे कपड़े जमा हो गए ना साक्षी, मेरा तो अब इन्हें धोने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन धोएंगे नहीं तो शाम तक और जमा हो जाएंगे। इन लोगों ने तो हमें कोई धोबी समझ रखा है, जो आ रहा है बस कपड़े देकर जा रहा है। प्रीति साक्षी नदी किनारे बैठकर कपड़ों के ढेर को धो रहे होते हैं कि तभी अरे अगर कपड़े धो रही हो तो हमारी जरा कुछ साड़ियाँ भी धो दो। अब मेरा ये सूट भी, वो क्या है, थोड़ा हल्के हाथों से धोना, थोड़ा महंगा है ना, खराब हो जाएगा। मन तो कर रहा है इसके मुंह को ही ब्रश बनाकर कपड़े पर रगड़ दूं। इन लोगों ने तो सच में हमें धोबी समझ लिया है। 3 से 4 घंटे लगातार कपड़े धोने के बाद साक्षी नहाने के लिए चली जाती, तो वही प्रीति जैसे ही कमरे में आती तो पूरे फर्श पर पानी गिरा होता, जिस पर पैर रखते ही प्रीति नीचे गिर जाती, जिसे देख कुछ मेहमान और कुछ बच्चे अरे वाह आंटी गिर गई, आंटी गिर गई, कितने मस्त तरीके से गिरी आंटी, दोबारा गिरना। मेहमानों के बच्चे ना होते ना तो इन्हें फुटबॉल बनाकर इतनी तेज की लात मारती कि फिर कभी दोबारा नजर नहीं आते। जब से नदी किनारे बसे इन देवरानी जेठानी के घर पर ये 100 मेहमान आए थे, तब से दोनों देवरानी जेठानी का जीना हराम हो गया था। आधे से ज्यादा दिन उन दोनों का कभी उनके लिए खाना बनाना, कभी घर की सफाई करना, तो कभी हर 2 मिनट में उनके कपड़ों को धोने में ही निकल जाता था। एक कुत्ता भी जब बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है, लेकिन ये मेहमान तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। एक तो नदी किनारे बैठकर खाते हैं, ऊपर से सारा कूड़ा भी फैला देते हैं। इन मेहमानों ने तो नाक में दम करके रख दिया। सिर्फ 10 मिनट हुए थे मुझे पोछा लगाए हुए, लेकिन सारा फर्श इन लोगों ने गीला कर दिया। न जाने कब ये 3-4 दिन पूरे होंगे और ये लोग जाएंगे। 2 दिन में ही उन्होंने हमारी हालत धोबी के कुत्ते की तरह बना दी, न घर का न घाट का। कुछ मेहमान तो अब खाने पीने के बाद नदी में ही कूड़ा फेंकने लग गए थे, जिसे देख प्रीति और साक्षी, हमने कूड़ा डालने के लिए यहीं पास में बाल्टी रख दी है, आप लोग फिर नदी में कूड़ा क्यों कर रहे हैं? नदी को साफ करने में काफी समय लग जाता है। अरे तो क्या हुआ, नदी ही तो है, और कौन सा घर के अंदर कूड़ा कर रहे हैं, अपने आप साफ हो जाएगा। मेरा तो इस मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर गया। मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाना, और हाँ, साथ में बिस्किट वगैरह भी लेकर आना। 2 से 3 दिन में ही दोनों देवरानी जेठानी की हालत काफी खराब हो गई थी। कभी किसी मेहमान के पीछे घर में भागती, तो कभी नदी किनारे ऐसे ही शाम हो जाती। शाम होते ही आसमान में काले काले बादल छा जाते और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। और अभी भी सारे मेहमान नदी में नहा रहे होते हैं, जिसे देख मौसम काफी खराब हो रहा है, बारिश होने वाली है, आप लोग अंदर आ जाइए। अरे ऐसे मौसम में ही तो नदी के अंदर नहाने में मजा आता है, हम तो कह रहे हैं कि आप लोग भी आ जाइए। खराब मौसम को देख प्रीति और साक्षी तो घर के अंदर आ जाती है, लेकिन सारे मेहमान अभी भी नदी में नहा रहे होते हैं। धीरे धीरे बारिश काफी तेज होने लगती है, जिससे झरने का पानी काफी तेजी से नदी में आता है और नदी में बाढ़ जैसा माहौल बन जाता है। हे भगवान, कहीं बाढ़ ना आ जाए, पानी का लेवल तो बढ़ता ही जा रहा है। चलो सब जल्दी से बाहर निकलो। सभी मेहमान घबरा कर जल्दी से घर के अंदर भागते और देखते हैं कि थोड़ी देर में नदी का पानी अब घर के अंदर भी आने लगा है। ये क्या, नदी का पानी तो घर के अंदर भी आ रहा है? हाँ, तो अक्सर बारिश के मौसम में ये परेशानी तो होती रहती है। अभी तो बस शुरुआत है, क्या पता पानी हमारे घुटनों तक बढ़ जाए। सुनिए जी, माना मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे बाढ़ में डूब कर नहीं मरना। आप जल्द से जल्द ट्रेन की टिकट करवाइए। मनोज जल्दी से सभी मेहमानों की टिकट निकलवाता है और अगले दिन सभी मेहमान शहर के लिए रफू चक्कर हो जाते हैं। आखिर इन 100 मेहमानों से छुटकारा तो मिला। पहले तो मौसम को देखकर मैं भी घबरा गई थी, लेकिन अच्छा हुआ मौसम खराब हुआ। अब हमें तो ऐसे मौसम की आदत है, लेकिन ये लोग देखो कैसे डर के भाग गए। नदी के पास रहने के जहाँ कुछ फायदे हैं तो वहीं कुछ अपने नुकसान भी है। चलो, आखिरकार इनसे छुटकारा मिला। गंवार और मॉडर्न बहू के रसोई के पकवान और सफाई। रीना, जिसका 7वां महीना चल रहा था, अपने घर के बाहर बैठकर पहले अपना चूल्हा मिट्टी से लीपती है और उसके बाद गोबर से आंगन लीपने लगती है। तो वहीं खाट पर बैठी शांति अपनी बहू से कहती है, बहू, मैंने सुना है अपने घर के बगल में जो ये मकान है उसमें कोई शहरी लोग रहने के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात है माँ जी, उस घर में भी कोई तो आया, वरना कब से खाली पड़ा था। अपनी सास से बात करते हुए रीना घर लीप रही होती है। तभी अमीर परिवार गाड़ी से आता है और गाड़ी से उतरते ही जब पूरे परिवार की नजर रीना पर पड़ती है तो अंजलि नाक बंद करके अपनी सास से कहती है, माँ जी, यहाँ के लोग कितने अनहाइजीनिक है। हम लोग गोबर को देखकर दूर भागते हैं और ये गोबर से ही पूरा घर लीप रही है। अंजलि, गांव में सब ऐसे ही रहते हैं।
इतना बोल रवि अपने पूरे परिवार के साथ घर में जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और सब हॉल में एसी चलाकर बैठकर चाय पी रहे थे। बेटा तेरी बीवी गर्भवती है, बहन शहर में पढ़ाई कर रही है और मेरी उम्र हो गई है। मुझसे अब इतने काम नहीं होते, नौकरानी रख ले। रवि मैंने इसीलिए तुम्हें नौकरानी के लिए कहा था, मिली कोई नौकरानी या नहीं? तभी कम्मो आती है। एम साहब, ये रवि मालिक का ही घर है ना? मैं यहाँ साफ सफाई और खाना बनाने के लिए आई है। ये लो, आ गई तुम्हारी मेड। मैंने बात कर ली थी और आज से ही कम्मो हमारे घर में काम कर लेगी। कम्मो, तुम्हें काम माँ समझा देंगी? हाँ अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब रवि अपना बैग लेकर काम पर जाता है। इसी तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं, पर ना तो घर के बाहर आशा आती है और ना ही उसकी बहू। ये देख शांति किचन में जाकर अपनी बहू से कहती है, जो कि गैस चूल्हा साफ कर रही थी। बहू, आज देख मौसम बहुत अच्छा है और हमारी नई पड़ोसन जब से आई है घर से बाहर ही नहीं निकलती। तू एक काम कर, गर्मा गर्म पकौड़े बना दे, उन्हें पकौड़े भी खिला दूंगी और थोड़ा मिल भी लूंगी। भाभी, जब आप पकौड़े बना रही हो तो मिट्टी के चूल्हे पर बनाना, मुझे तो मिट्टी के चूल्हे का ही खाना पसंद है। ठीक है। काजल और शांति के कहने पर पकौड़े बनाने के सारे सामान लेकर रीना आंगन में आती है। पहले वो झाड़ू लगाती है और फिर मिट्टी के चूल्हे को साफ करती है और फिर उसमें आग लगाती है और चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई में तेल डालकर रख देती है। कुछ देर में वो बेसन घोल लेती है और उसमें आलू डाल लेती है, जिसके बाद वो एक आलू को बेसन में लपेटकर गरम तेल में डालती है और तल कर पहले उसे निकाल कर भोग के रूप में चूल्हे पर रखती है। उसके बाद पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। तभी वहां हाथों में चाय लिए आशा और अंजलि भी घर के बाहर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और रीना को पकौड़े बनाते देख अंजलि अपने सास से बोलती है, वो देखिए माँ जी, चूल्हा गंदा करने के कितने अच्छे तरीके हैं उन गवारों के पास। खुद ने ही पहले पकौड़े निकालकर चूल्हे पर रख दिए और कितनी गंदी तरीके से पकौड़े बना रही हैं। छोड़ ना बहू, हमारे घर में तो नौकरानी लगी है, अच्छी खासी रसोई है, वो रोज रसोई साफ करके जाती है। ये गांव के लोग अपनी रसोई साफ रखें या ना रखें, हमारी रसोई तो साफ है ना। कुछ देर में रीना सारे पकौड़े बनाकर तैयार करती है और कुछ पकौड़े शांति बर्तन में लेकर घर के बाहर बैठी आशा अंजलि के पास लेकर जाती है। आप लोग यहाँ नए आए हैं, इसीलिए सोचा आपको थोड़े पकौड़े खिला दूं। इस बारिश के मौसम में इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। हम आपके पड़ोसी हैं, थोड़ा बाहर आया करो, लोगों से बातें करोगी तभी तो जान पहचान होगी। कोशिश कर रहे हैं बहन, पर इसकी क्या जरूरत थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर अभी हमें कुछ काम है तो हम आपसे फिर कभी बात करते हैं। अंजलि बहाने बनाकर दरवाजे से ही शांति को भेज देती है और खुद दोनों अंदर जाती। ये सब देख काजल को बहुत गुस्सा आता है और जब सब लोग बैठकर पकौड़े खा रहे थे घर में, तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, एक तो तुम इतने प्यार से उनके लिए पकौड़े लेकर गई और उन्होंने तुम्हें घर में भी नहीं बुलाया। सब देख रही थी मैं यहाँ से, कितने घमंडी लोग हैं। अब से मत जाना उनके घर। अरे वो शहरी लोग हैं, इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। अच्छा शांत हो जाओ तुम, अब से माँ जी नहीं जाएंगी वहाँ। खुश? अपने शहरी मॉडर्न पड़ोसी का व्यवहार काजल को पसंद नहीं आता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पानी लेने के लिए अंजलि रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि डस्टबिन भरा हुआ है और कम्मो घर जाने की तैयारी कर रही है। अरे इतनी रफ्तार में कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? डस्टबिन भरा पड़ा है, कूड़ा भी लेती जाओ और थोड़ी सफाई का ज्यादा ख्याल रखो। जी मालिक ने सोचा जब घर से निकलूंगी तब लिए तो जाऊंगी। अंजलि पानी लेकर अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं कम्मो डस्टबिन का कूड़ा पन्नी में पलट रही होती है, तो जल्दबाजी में आधा कूड़ा जमीन पर ही गिर जाता है और वो चली जाती है और अगले दिन छुट्टी कर लेती है। माँ, अभी तक कम्मो नहीं आई क्या? वो 2 दिन की छुट्टी पर है। आप ही चाय और ब्रेड दे दो मुझे। रवि के कहने पर आशा रसोई में जाती है और चाय गैस पर रखकर साइड में चेयर पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद चाय उबलकर चूल्हे पर ही गिर जाती है, पर आशा चूल्हा साफ न करके चाय छानती है और थोड़ी सी चाय स्लैब पर भी गिर जाती है। पर वो सब चीज नजरअंदाज करके जल्दबाजी में रवि को चाय और ब्रेड देती है। कुछ देर में जब रवि ऑफिस चला जाता है तो दोनों सास बहू बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती हैं और गंदी प्लेट सिंक में डाल देती हैं। इसी तरह से 2 दिन में पूरा किचन गंदा हो जाता है। स्लैब पर कहीं दाल गिरी थी, कहीं सब्जी, गैस पर चाय के निशान और जमीन पर ढेर सारे डिलीवरी पैकेट, जिसकी वजह से रसोई गंदी हो जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और कम्मो नहीं आई और अगले दिन रीना अपने अंदर वाली किचन में बारिश का मजा लेकर खिड़की खोलकर घर वालों के लिए आलू की सब्जी और कचौरी बनाती है। आज मौसम कितना अच्छा है। लो, ये हो गई सारी कचौरी तैयार और सब्जी भी बन गई, पर रसोई कितनी गंदी होगी, पहले मैं इसे साफ कर देती हूँ।
रीना इतना कहकर खाने को गैस पर से उतार कर पहले गैस साफ करती है, जूने से रगड़ रगड़ कर। फिर वो खाना सर्व करके बाहर ले जाती है और झूठे बर्तन सिंक में रख देती है। फिर वो कपड़े से स्लैब साफ करती है और सारे दाग मिटा देती है। फिर वो झाड़ू लगाकर सफाई करती है और अंत में अब गंदे बर्तन भी धो देती है। और इस तरह हाथ के हाथ वो रसोई को साफ कर देती है, जिसके बाद वो सबके साथ बैठकर कचौड़ी खाती है। बहू, 2-3 दिन से हमारी नई पड़ोसन की नौकरानी नहीं आई। वो लोग बाहर से खाना मंगवा कर खाते, क्यों ना आज थोड़ी सी कचौड़ी और सब्जी हम उन्हें भी देते। माँ वो कितनी घमंडी हैं, खुद को पता नहीं कितनी मॉडर्न समझती हैं और हमें गंवार। आखिरी बार उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया था, फिर भी तुम उन्हें खाना देना चाहती हो। तो क्या हो गया काजल, जरूरी थोड़े ना जो बुरा है उसके साथ बुरा किया जाए। काजल के मना करने पर भी शांति और रीना छाता लेकर बारिश में कचौड़ी हाथों में लिए अपनी मॉडर्न पड़ोसन के पास जाती हैं, जो हॉल में बैठे थे। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं आपकी नौकरानी ना आने की वजह से आप लोग बाहर का खाना खा रहे हो। आप गर्भवती हो, ऐसे में बाहर का खाना सही नहीं। मेरे हाथों की कचौड़ी खाओ। हम खा लेंगे, तुम जाओ। ठीक है बहू, पर तुम्हारे घर से बदबू कैसी आ रही है? लगता है रसोई में रखा खाना सड़ रहा है। रसोई की सफाई कर लो, वरना इस बदबू से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बहन, तुम हमें सफाई सिखा रही हो जो खुद गोबर से घर लीपती है। एक बार अपना घर देखो, बाहर मिट्टी का चूल्हा, वहीं पर सूखी लकड़ियां और वहीं पर तुम खाना बनाती हो। कितना अनहाइजीनिक होता है ये सब। तुम्हारे घर का तो खाना हम सूंघना भी पसंद ना करें। हमारी रसोई को गंदा बोलने से पहले खुद की रसोई को साफ करो। इतना बोलकर आशा और अंजलि उनकी आंखों के सामने उनका दिया खाना डस्टबिन में डाल देती है और ये देख दोनों सास बहू को काफी बुरा लगता है। रात को जब रवि घर आता है और वो रसोई में जाता है तो तुरंत नाक बंद कर लेता है। वो देखता है कि पूरी रसोई गंदी है, सिंक में बर्तन है, डस्टबिन भरा पड़ा है और खाना भी नीचे जमीन पर गिरा है और रसोई में कॉकरोच घूम रहे हैं और बदबू इतनी ज्यादा है कि वो ज्यादा देर रसोई में रुक नहीं पाता। ये कमोद 2 दिन आई और फिर छुट्टी पर ही है और आप दोनों रसोई में नहीं जाती क्या? कितनी बदबू आ रही है घर में, जाकर पहले रसोई साफ करो। इस उम्र में माँ जी रसोई साफ करेंगी और मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। अरे कल हमारी नौकरानी आ रही है, वो कर देगी। रवि के बोलने पर भी आशा और अंजलि रसोई साफ नहीं करते। अब आधी रात को बदबू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अंजलि को आधी रात में उल्टी आने लगती है और वो अपनी दवाई लेने के लिए रसोई में दूध गर्म करने जाती है, पर रसोई में घुसते ही उसको और ज्यादा उल्टी आने लगती है और वो बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी बदबू से परेशान आशा हाथों में रूम फ्रेशनर लेकर घर में छिड़क रही होती है और अपनी बहू की ऐसी हालत देख परेशान हो जाती है। बहू क्या हुआ तुझे? कुछ दिनों से शायद अपनी दवाई नहीं ले रही, इसीलिए तुझे इतनी उल्टी हो रही है। मैं अभी तेरा दूध गर्म करके लाती हूँ। माँ जी रसोई में मत जाओ, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। रसोई की हालत बहुत बुरी है। हम दूसरों को अनहाइजीनिक कहते हैं, पर खुद की हाइजीन का ख्याल नहीं रखा और नौकरानी के भरोसे रहे। पर तेरी सारी दवाई तो दूध से ही है, अब मैं क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं शांति बहन के घर से दूध लेकर आती हूँ। आशा रवि को बाहर बुलाती है। रवि अपनी बीवी का ख्याल रखता है और आशा मदद मांगने के लिए शांति के घर जाती है, जहां आधी रात को शांति दूध गर्म करके अपनी बहू के साथ आशा के घर आती है। अब जल्दी से अंजलि अपनी दवाइयां लेती है और शांति जब उनकी रसोई की हालत देखती है तो नाक पर हाथ रखकर वो आशा से कहती है, बहन सुबह तक तो तुम्हारी रसोई से कीड़े निकलने लगेंगे। मैं और मेरी बहू अभी तुम्हारी रसोई साफ कर देते हैं। नहीं बहन, तुम्हारी बहू भी मेरी बहू की तरह गर्भवती है। बहू तुम यहीं बैठो, मैं खुद रसोई साफ कर लूंगी। माँ, आप दोनों इस उम्र में रसोई साफ करोगे और मैं बैठा रहूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं भी आपकी मदद करूंगा। अब रवि अपनी माँ और आशा के साथ मिलकर रसोई साफ करता है। जहां आशा सिंक के गंदे बर्तन साफ कर रही होती है तो वहीं शांति कूड़ा इकट्ठा करके फर्श साफ कर रही होती है और रवि स्लैब। इस तरह तीनों मिलकर रसोई साफ कर लेते हैं और बाहर बैठी अंजलि के पास आते हैं। माफ करना, मैंने आप लोगों के साथ बदतमीजी की, अनहाइजीनिक बोला, पर फिर भी आप लोगों ने आधी रात को आकर हमारी मदद की। कोई बात नहीं बहन, तुम शहरी, हम गांव के। शहर के लोगों को गोबर और मिट्टी से घिन आती, मैं समझ सकती हूँ। शायद वही देखकर तुम्हें लगा होगा कि हमारी रसोई साफ नहीं रहती, पर अब सब ठीक हो गया है। कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक आकर कहना।